बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका में पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट बहुत मुतहर्रिक हुई है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं। मोहसिन नकवी साहब जब गए थे अमेरिका में, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, लेकिन उन्हें छोड़ा जा सकता है, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। क्योंकि अगर फौरी तौर पर इस तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो उनके पास इतनी बड़ी सियासी कुव्वत होगी और वो इतने बड़े लीडर बन जाएंगे, फिर वो किसी से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, वो एक डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इनका मौक़िफ़ था, इन्होंने जाके वहां पे दिया। हालांकि इमरान खान एक जमहूरी आदमी है, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और उनके दौरे हुकूमत में कहीं पे जुल्म और ज्यादती हुई तो वो इस बड़े पैमाने पे कभी भी नहीं हुई जिस बड़े पैमाने पे पीडीएम की रवायती सियासी जमातों ने जुल्म और ज्यादती को सपोर्ट किया, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर और मुख्तलिफ तबकात के ऊपर करवाए हैं। अच्छा, जो मोहसिन नकवी साहब ने टाइम फ्रेम दिया हुआ था वो भी तकरीबन गुजर गया है और जो विल्सन की डेडलाइन थी वो उस डेडलाइन के साथ मैच करती थी। देखिए, आपको याद होगा जो विल्सन ने जब अपना बिल तैयार किया था तो जो विल्सन ने एक डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था जी मैं टाइम दे रहा हूं, इतने अरसे में पाकिस्तान की हुकूमत रिहा कर दे इमरान खान साहब को। और ये ऐसा नहीं है कि जो विल्सन ने खुद ही उठ के टाइम दे दिया था, ये पाकिस्तान के जो लोग वहां पे गए थे उन्होंने वहां यकीन दहानियां करवाई थी कि जनाब हमें इतना टाइम आप दे दें, हम इस मामले को रिजॉल्व कर लेंगे। इन्हें लगा कि इस बीच में कुछ बीच में बंदे डाल के कुछ ना कुछ करके कुछ जोर लगा के इमरान खान साहब को मना लिया जाएगा और कोई डील एक तैयार कर दी जाएगी। इमरान खान साहब ने डील की नहीं, इमरान खान साहब बाहर आ नहीं सके और अब मामला वहीं पे आके वापस खड़ा हो गया। अब 24 घंटे में ये बहुत मुतहर्रिक हो रहे हैं क्योंकि इन्हें फिक्र पड़ गई है कि जो विल्सन वाला बिल अगर किसी बड़े बिल का हिस्सा बन जाता है तो ये इनके लिए रोकना ऐसे ही नामुमकिन हो जाएगा जैसे आप ट्रेन के सामने एक आदमी खड़ा होके वो उसको रोकने की कोशिश करे तो ट्रेन तो उसको कुचल के चली जाएगी। तो अब बचने का जो तरीका है वो वाहिद ये है कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को जो है वो छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान में इलेक्शन की कोई डेट दे दी जाए कि जनाब जो गलतियां या कोताहियां या जो चीजें भी हुई इन सारी चीजों से निकलने के लिए हम एक डेडलाइन दे रहे हैं, एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि इस बीच में जो है वो इलेक्शन हो जाएगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ये वो चीजें हैं जो इनको बचा सकती हैं, अदरवाइज बच नहीं सकते। हाँ, लेकिन कुछ कोशिशें ये कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान को छोड़ना चाहें तो ये कमजोर करके छोड़ना चाहेंगे। उसके लिए जो एक्टिविटीज हो रही है मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताई थी। लेकिन मामला यह है कि इमरान खान को अगर ये कमजोर करके भी छोड़ेंगे तो वो तो 2 से 3 दिन में ऐसा बयानिया खड़ा कर देगा कि ये सारे मिलकर उसका तोड़ नहीं कर सकेंगे। वो आदमी जेल के अंदर से अपना बयानिया बनाता है और उसका बयानिया पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर चलता है, उसका सिक्का चलता है। और ये लोग बाहर आजाद रह के पूरे वसाइल के साथ भी इमरान खान के खिलाफ बयानिया नहीं बना सकते। जहां तक आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर बैठे हुए बंदों को अपने डिजिटल न्यूज चैनल्स लॉन्च करना पड़ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करना पड़ गए कि किसी तरह बयानिया का तोड़ किया जाए। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन इमरान खान साहब के बयानिया का तोड़ हो नहीं पा रहा। अभी जो लेटेस्ट इतला है उसमें यह है कि एक पश्तो के अंदर भी फाइनली एक चैनल लॉन्च किया गया है। हालांकि उर्दू वाले चैनलों का फायदा तो कोई नहीं हुआ। अभी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई हो रही है इसको कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए लोग अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं और वो ये दावे कर रहे हैं कि जनाब देखें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डाल दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट एस्टेब्लिशमेंट ने क्या डालनी थी? आप गौर कीजिए, सिर्फ इतना गौर कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का दुश्मन कौन है और तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई कौन करवाता है। हर वो आदमी जो इक्तदार का हिस्सा है या सिस्टम का किसी ना किसी तरह बेनिफिशियरी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है तो वो कोई ना कोई गेम कर रहा है। यही सारे लोग जब इनके पास इक्तदार नहीं था तो ये इनकलाबी थे, ये बड़े मजबूत थे, ये डटकर खड़े हुए थे, लेकिन इक्तदार ने इन्हें कमजोर कर दिया है। इक्तदार ने इनसे इनका नजरिया और इनकी ताकत ऐसा लगता है छीन ली है और अब ये कमजोर बन के सोचते हैं या ये कंप्रोमाइज हो गए हैं कुछ हद तक। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक भी डटे हुए हैं और वो अपने लीडर के साथ और उसके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अब मसला एक और भी है ना कि इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो मुखालिफिन भी तो कोई तगड़े हो। मुखालिफिन इतने नालायक हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट को ले लें, उनकी नालायकी की इंतहा कोई नहीं है। उनसे अपना काम नहीं हो रहा, वो सियासत के अंदर घुसे हुए हैं, तो यहां क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। जो 3 साल में उन्होंने कर लिया वो आगे भी करके देख लें, टके का काम उनसे नहीं हुआ। तो दूसरा जो सियासी क़यादत इमरान खान के मुकाबले में लॉन्च की गई है वो इंतहाई नालायक है।
वो इस लेवल की नालायक है कि वो एक तकरीर के अंदर 4 अलग अलग बातें कर देते हैं और खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। वो इस लेवल के नालायक है कि आज तक कोई बयानिया बना ही नहीं पाया, और ढंग का एक बयानिया जो कोई बनाया था नवाज शरीफ ने, वोट को इज्जत दो, वो बयानिया उन्होंने बूट को इज्जत दो से बेच दिया, फारग कर दिया। ANP का जो बयानिया था वो एमल वली खान साहब ने इशारे दस्तूर पे रख के बेच दिया। तो ये सारे एक एक करके फारिग हो गए हैं। और इमरान खान साहब के मुखालिफिन की हालत ये है कि अगर ये दौड़ के अंदर अकेले भी भागे ना तो फिर भी ये आखिरी नंबर पे आएंगे या फिनिशिंग लाइन को क्रॉस ही नहीं कर सकेंगे। इनके बेचारों के ये हालात हैं। अब आ जाए माइंस वाले मामले पे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये हुआ ये था कि SIFC के ज़ेरे एहतमाम एक बिल बनाया गया था और चारों सूबों को ये कहा गया कि आपकी असेंबलियां इस बिल को अपनी अपनी असेंबलियों से पास करवाएं, क्योंकि ये बिल पास होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास बहुत सारी मादनियात के इख्तियारात आ जाने थे और वफाकी हुकूमत उन मादनियात को इस्तेमाल कर सकती है। अब इसमें एक लफ्ज है स्ट्रेटेजिक मादनियात, यानी जो दिफाई नुक्ता नजर से, स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑयल एंड गैस है, वो तो पहले ही फेडरल गवर्नमेंट के पास है। जैसा कि यूरेनियम है जिससे एटम बम बनता है, वो पहले ही फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अब पीछे क्या रह जाता है कि कोयला जो है उसको भी स्ट्रेटेजिक मादनियात में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या लिथियम को भी जो है, लिथियम से ये बैटरियां बनती है, फ्यूचर फ्यूल है ये जो बैटरियां बनती हैं लिथियम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धात ये बलूचिस्तान में है, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। तो क्या इसको भी एक स्ट्रेटेजिक धात में कहा जाएगा कि ये भी एक मादनियात ऐसी है? तो कुछ 10 के करीब मादनियात की बातचीत हो रही है। मैं इसकी डिटेल्स इकट्ठी करूंगा। मेरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोगों से बात हुई, वज़रा से, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा जी ये बिल बलूचिस्तान ने पास कर दिया, बाकी सूबों ने भी कर दिया, हमारे पास जब आया तो हम इसको लेकर बैठ गए। कैबिनेट के अंदर से जब ये बिल गया असेंबली में तो हमने वहां कहा स्पीकर को जी हमें टाइम दें इसके ऊपर। सोहेल अफरीदी के बकौल वो ये कहते हैं कि अगर इसमें हमारे सूबे के अवाम का हक छीनने की कोशिश की गई तो हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे सूबाई असेंबली से। अब ये डिमांड है SIFC की। ये क्यों है देखिए, इसको समझें आप। मादनियात वफाकी हुकूमत के पास जाएंगी, वहां से SIFC के साथ जाएंगी, ये भी किसी रिटायर फौजी या किसी हाजिर ड्यूटी फौजी के कंट्रोल में आ जाएंगी। फिर वहां से वो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ सौदा कर सकते हैं, मुल्कों के साथ सौदा कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पे ये मादनियात मौजूद हैं, इनको निकाला जाए और उससे पाकिस्तान पैसे कमाए, या जो लोग इसके साथ जुड़े वो भी पैसे कमाए। तो ये काम वो सूबाई हुकूमत क्यों ना करे? सवाल तो ये पैदा होता है, सूबाई हुकूमत को ये काम खुद क्यों नहीं करना चाहिए? उनको ये अलाउ होना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। मादनियात अगर वैसे ही पड़ी हैं तो उनका इस्तेमाल होना चाहिए और इसकी जो वजारत है उसे आगे बढ़ के काम करना चाहिए।